हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट किया था, राइट? और लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट जो लॉ था वो डिस्कस कर लिया था। अगर आपको याद है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि वो फर्स्ट लॉ का नाम क्या था। ओके, आप कमेंट कीजिए वीडियो को रोक के, मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। अगर आप रेस्ट पे खड़े हो या आपके पास कोई चीज है वो रेस्ट पोजिशन पर है, तो वो रेस्ट पोजिशन पर ही रहेगी अंटिल यू आर नॉट एक्सर्टिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तब तक वो कहाँ रहेगी? रेस्ट पोजिशन पे रहेगी। अगर वो मोशन में है, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं और वो चलती ही रहेगी। तो क्या है इनर्शिया? क्या है? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और इन अ कॉन्टिन्यूअस मोशन इट विल स्टे एट इन रेस्ट एंड स्टे इन मोशन until you are not applying any external force on it. Okay, ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास सेकेंड लॉ है, दैट इज अबाउट लीनियर मोमेंटम। ओके, अबाउट लीनियर मोमेंटम नहीं, सेकेंड लॉ नहीं है ये। पहले हम लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब देखिए सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का नाम आ रहा है ना, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इसकी कोई ऐसे उन्होंने डिफाइन किया ही नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आपके पास कोई स्टोन है, ठीक है, और एक स्टोन है, आपने एक टेबल पर ऊपर से, मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैंने इस मार्कर को उस टेबल पर फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया। अब मैंने, आपको पता है कि जो स्टोन है मतलब कि जब मैं स्टोन को या इस मार्कर को टेबल पे फेंक रही हूं तो वो टेबल नहीं टूटेगा, राइट? वो टेबल नहीं टूटेगा क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है और टेबल आपके पास बहुत बड़ा है और कुछ भी नहीं होगा। आप जितनी भी जोर से फेंक लोगे टेबल नहीं टूटेगा, राइट? टेबल नहीं टूटेगा क्योंकि मेरे पास छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज है मेरे पास, तो इससे टेबल नहीं टूटेगा, राइट? ओके फाइन। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ना बुलेट है, ठीक है, मेरे पास गन है, उस गन में बुलेट है और मैं उस बुलेट को या उस गन को मैं शूट कर रही हूं, तो वो टेबल ऑब्वियसली टूट जाएगा। ऐसा क्यों? जब मेरे पास मार्कर था तब वो मार्कर नहीं टूट रहा था, बट जब मेरे पास बुलेट है तो वो बुलेट टूट रही, मतलब बुलेट की वजह से टेबल टूट रहा है। ऐसा क्यों? इसके दो रीजंस हैं कि अगर कोई भी मतलब चीज है, लीनियर मोमेंटम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। ओके, मास एंड वेलोसिटी, कि कितनी तेजी से आप उस चीज को शूट कर रहे हो। ये मेरे पास मार्कर है, मैं किसी चीज में इसको फंसाकर शूट कर रही हूँ, तब टेबल नहीं टूटेगा, ठीक है। एक तो दो चीजें मैटर करती हैं, दैट इज मास एंड सेकेंड इज वेलोसिटी। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ इस लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। ओके, क्या है हमारे पास लीनियर मोमेंटम? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लीनियर मोमेंटम जो है इसको आप डिनोट कैसे करते हो, तो आप इसको डिनोट करते हो P से। ओके, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट किसका है? मास का टाइम्स वेलोसिटी का। ओके जी, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मास मुझे पता है, मैं m से लिखती हूँ और वेलोसिटी में v से लिखती हूँ। तो आपके पास जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो है हमारे पास, क्या है हमारे पास वो है P इज इक्वल टू एम वी। ओके, अगर मैं अब इसकी बात करूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास मास यहाँ पर स्केलर है क्योंकि मास में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर है, राइट? वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास ये जो लीनियर मोमेंटम है ये भी हमारे पास क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। क्या होगा हमारे पास?
वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर मोमेंटम में हमारे पास जो मतलब चीजें बहुत ज्यादा मतलब मायने रखती है या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एक वेलोसिटी भी है हमारे पास। ओके, तो वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताएगी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसके पास दोनों है, राइट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसके पास दोनों है, सॉरी। तो उसके पास जब इसके पास दोनों चीजें हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर अब मैं इसके एसआई यूनिट की बात करती हूँ, एसआई यूनिट की बात करती हूँ, एसआई यूनिट की बात करती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मास है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, राइट? राइट, यही होता है ना, मीटर पर सेकेंड, यस। ओके, तो ये था हमारे पास एसआई यूनिट। ओके, अगर अब मैं सीजीएस की बात करूं, सीजीएस यूनिट वो क्या होगा मेरे पास? क्या होगा मेरे पास? आप मुझे सीजीएस यूनिट फटाफट कमेंट करके बताइए, सीजीएस क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली जब किलोग्राम है तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा, राइट? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके जी, ये हमारे पास होगा एसआई यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम। अब आपका क्या होमवर्क है? आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मुझे इसका कमेंट करना है। ओके जी, ये आ गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ओके, चलो आगे। ओके, अब इस लीनियर मोमेंटम के बाद ना हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, अगर आपको पता हो, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि न्यूटन के 3 लॉज हैं। ओके, आज हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे, वन बाय वन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला लॉ जब वो बात करता है ना फर्स्ट लॉ की, ओके, फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? मैंने आपको नाम बताया था फर्स्ट लॉ का, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, ओके, एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन until you are not exerting any external force, right? ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब सेकेंड लॉ की बात क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब सेकेंड लॉ है हमारे पास, अगर हमारे पास सेकेंड लॉ में वो फोर्स की बात करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। अब हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स या फोर्स किसके इक्वल होती है? F इज इक्वल टू ma के। तो उसमें हम सेकेंड लॉ में हम फोर्स की डिस्कशन करते हैं, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स की डिस्कशन करते हैं। अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ वेरी सिंपल, ओके, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप रोड पे चल रहे हो या आप फ्लोर पे चल रहे हो, तो आपके जो फुट हैं वो जमीन पर लग रहे हैं और आपको जमीन ऊपर की ओर धकेल रही है, आप नीचे प्रेस कर रहे हो और वो आपको ऊपर की तरफ धकेल रही है। इसी की वजह से हम यहाँ फ्लोर पर चल पाते हैं आराम से। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये था हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन इनको डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है पिछली कुछ भी वीडियोस में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।